हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल कॉमिक अड्डा में। मैं आपका अपना दोस्त अजराज लेकर आया हूँ नागराज कॉमिक्स का पार्ट 2। राज कॉमिक्स की पेशकश अधिराज की जुबानी। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि काली दुनिया का बेताज बादशाह बुलडॉग नागराज को $1 लाख में खरीद लेता है और वहाँ से खरीदने के बाद वह नागराज को लेकर चल देता है एक जंगल की तरफ। तो नागराज को बुलडॉग लेकर निकल पड़ा है। आगे अब कहानी में देखते हैं कि क्या होता है। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। बुलडॉग नागराज को एक प्राचीन मंदिर से मूर्ति चोरी करने का आदेश देता है। वह मूर्ति प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है, नागराज ऐसा बुलडॉग से कहता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होंगी। बुलडॉग अपने हेडक्वार्टर पर आ जाता है। नागराज, देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कभी भी वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? नागराज क्वेश्चन करता है बुलडॉग से। कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, नागराज ऐसा बुलडॉग से कहता है। लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग? नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। ये तो बहुत विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं, बुलडॉग ने कहा। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा, नागराज ने बुलडॉग से कहा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? नागराज ने बुलडॉग से पूछा। उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। महात्मा गोरखनाथ? वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों का शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे नहीं रोक सकेगा, नागराज ने बुलडॉग से कहा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा, नागराज ने बुलडॉग से कहा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? बुलडॉग ने नागराज से क्वेश्चन किया। नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ देगा। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा, वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। राका और नागराज निकल पड़ते हैं। राका पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंच जाता है। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इसे गुजर जाने दूं। जागते रहो, नागराज क्योंकि रात में पहुंचता है तो इंसान पहरा दे रहे होते हैं कि जागते रहो। मंदिर के पारसा भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज देखता है। नागराज खुरदुरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नाग रस्सी का प्रयोग करता शू 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 मंदिर की चोटी पर चढ़ जाता है। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में, और सांप की रस्सी बनाता हुआ वह मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में उतर जाता है। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया हूँ। अब ये दरवाज़ा अब सामने उसे एक दरवाज़ा दिखाई देता है जो बिल्कुल बंद होता है। नागानंद नागराज का दायां हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जा सकता है। जो कि नागराज के दाएं हाथ से एक नाग निकलता है, उसका नाम नागानंद होता है। ओह, दरवाज़ा खुल रहा है, मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। नागानंद अंदर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खुलने लगता है। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ। दरवाज़ा खुलते ही बहुत अलौकिक प्रकाश सा निकलता है। तभी फुस 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 देखता है कि 2-3 विचित्र सांप उसकी ओर चले आ रहे हैं। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगल रहे हो, ठहरो अभी चखाता हूँ मजा। और नागराज को वो सांप जकड़ लेते हैं। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता है। देख लो नागराज पर जहर उगलने का इल्जाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुकारों से धराशायी हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस फुस, ये मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसी विशेष दर्जे का नाग है। नागराज ने उस पर जहरीला प्रहार किया। शाय।
मंदिर में रहने वाला विचित्र और अद्भुत नाग फुस फुस दोनों की टक्कर हो रही थी, नागराज और मूर्ति की रक्षा करने वाले दो नागों की। फुस फुस जिसमें से कि एक पूरी तरह घायल हो जाता है। धुप। इधर नागराज भी अपना कमाल दिखाता है। धुप। और नागराज और उन दो नागों की लड़ाई बहुत ही बेहद रोमांचक रही, जिसमें कि दोनों नागराजों को वो परास्त कर देता है। उफ, काफ़ी खतरनाक वाली थी। सचमुच इस मूर्ति को चुनाना आसान काम नहीं। लेकिन अब ये मूर्ति मेरे हाथों में है, अब यहाँ से चलना चाहिए। और नागराज उन सांपों का खात्मा करके मूर्ति को हाथ में उठा लेता है और अपने हाथ से रस्सी का सांप बनाकर मंदिर की चोटी पर चढ़ जाता है। और फिर सू गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुम्बद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुम्बद पर। और गश्त करते चौकीदार ने मूर्ति का जैसे ही अलौकिक प्रकाश देखा, वो देखता है और आवाज देता है, कौन है मंदिर की चोटी पर। बस्ती में शंख और तुरही बज उठे, जो खतरे का संकेत था। टू टू टू। ओ खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। नागराज ऐसा कहता है। वह भाग रहा है। पहरेदार, पकड़ो, घेर लो, जाने ना पाए। कबीलों कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। शक 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 शक। तीर भालों की बौछार चल पड़ी। शक 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 शक। यू सु 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 सु। इधर नागराज अपने दोनों हाथों से नाग छोड़ने लगता है कबीले वालों पर। सांप सांप सांप। कबीले वाले डरकर भागने लगते हैं। सांप सांप सांप। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा है। मसाले ही मसाले हैं, सब तरफ मसाले ही मसाले जलती नजर आती हैं। नागराज एक पहाड़ी पर था। ठाक 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 ठूं। कबीले वाले और नागराज में बेहतरीन लड़ाई का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। शां 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 शां। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर इनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। और ऊपर वृक्ष पर अपनी नागों की रस्सी बनाकर वह उछलता कूदता वहां से निकल जाता। अरे कहाँ गया, वो देखो उस पहाड़ी पर है। और एक पहाड़ी पर जा पहुंचता है। कमबख्त, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, क्यों ना इन बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़का दूं। और ऊपर से वह पत्थर लुढ़काना स्टार्ट कर देता है उन कबीले वालों में। ग्र ग्र ग्र। पत्थर लुढ़कते जाते हैं। अब इन तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। और शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया। वहां जीप खड़ी थी। वह जीप में भी सवार हो गया। कुछ आगे बढ़ने पर वो सड़क पर पेड़ गिर पड़ा। गाड़ी आगे निकल सकती है। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं। ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हो रहा। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पांव जमा हुआ है, तुम उसे उठा नहीं सकते। देखता है कि ये कौन है। ये तो कोई सन्यासी है, सफेद बालों वाला सन्यासी। ये पेड़ तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे वह मूर्ति चाहिए, सफेद बालों वाले सन्यासी ने कहा। ओह, तो ये बात है। मेरा रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो, ऐसा सफेद बालों वाले सन्यासी ने कहा। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। ये मूर्ति वापिस मंदिर में जाएगी, ऐसा बाबा गोरखनाथ ने कहा। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसीलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूँ। पेड़ हट गया। एक ही पल बाबा गोरखनाथ ने पेड़ को चुटकियों में हटा दिया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकती हो। यदि तुमने मेरा कहा ना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दंड दिया जाएगा। देखता हूं तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूं। नागराज ऐसा कहते हुए आगे निकल पड़ता है। लेकिन ओह, मेरे गले में फंदा। बाबा गोरखनाथ ने एक ही झटके में एक ही हाथ से गले में फंदा डाल दिया। शू शू शू। नागराज अगले ही पल सांप छोड़ने लगा। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेबला बैठा है। काला नेबला शिकारी होता है सांपों का। शिकांगी वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है। फुस फुस।
इधर बाबा गोरखनाथ थे, इधर नागराज की फुसफुसाहट, इधर बाबा गोरखनाथ का नेबला। शिकांगी नेबले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है, मैं इसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे भाग जाना चाहिए। शिकारी नागराज के चारों तरफ घूमने लगा। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी। और नेबले ने उसके चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी। तभी ठक, एक सिर पर नागराज के डंडा लगता है। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है। बाबा गोरखनाथ के हाथों में मूर्ति होती है। अगर ये इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानव वत्स की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज के दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। बाबा गोरखनाथ उसके दिमागी हालत को जानना शुरू कर देते हैं। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। और वह जान लेते हैं एक ही पल में कि नागराज को एक नागमणि प्रोफेसर शैतान ने बनाया है, जो कि अपने मतलब सिद्ध करने के लिए नागराज को $1 लाख में बेच देता है बुलडॉग के पास। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जंगल में पहुंचा। ये तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि ने उस जंगल में एक पुराना मंदिर देखा। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह मंदिर में दाखिल हो गया। अरे, बच्चा! ओह, कितना प्यारा बच्चा है! प्रोफेसर नागमणि ने उस बच्चे को देखकर कहा, मैं इसे पालूंगा। फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुफकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। ये तो इच्छाधारी नाग है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं। हे इंसान, तू जो भी है, गौर से मेरी बात सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप ये बच्चा पैदा हुआ। ऐसा इच्छाधारी नाग ने उस नागमणि प्रोफेसर से कहा। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से ये बच्चा इसी जगह है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की ज़रूरत थी, जो इसे पाल-पोस कर जवान करे और इसे अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहती हो। नागमणि ने इच्छाधारी नाग से ऐसा कहा। मैं इस बच्चे को पराक्रमी, बलवान बनाना चाहता हूँ। नाग इच्छाधारी नाग ने उस नागमणि प्रोफेसर से कहा, आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना। इच्छाधारी नाग ने उस प्रोफेसर नागमणि से कहा कि तुम 20 वर्ष बाद अगर आओगे तो मैं यहाँ मृत मिलूंगा और मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का वशम बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरे जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चे को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग करोगे, धीरे धीरे, और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीवा से स्पर्श कराओगे और तब ये नागराज बन जाएगा। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। नागमणि ने ऐसा उस इच्छाधारी नाग से कहा और नागमणि ने उस बच्चे का प्रयोग शुरू कर दिया। स्नेक मैन, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा, ऐसा प्रोफेसर नागमणि ने कहा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। नागमणि ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। नागमणि ने उस पर अपने जहरीले सांपों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें गजब की क्षमता पैदा होती जा रही है। धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जा रही है। नागमणि के घर में ही नागराज बड़ा हुआ। अब है वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। ओ अभूतपूर्व! इसके जिस्म की रंगत बदलने लगी। जैसे ही वह भस्म खिलाता है, नागराज का शरीर बदलने लगता है। कुछ ही दिन बाद ये एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है, जिसका चेहरा इंसानों जैसा होता है।
हरकतें नाग जैसी होती हैं, सारा शरीर बदल जाता है नागराज का। मैं सफल हो गया नागराज, पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज पर वह अंतिम प्रयोग करने जा रहा था। नागमणि प्रोफेसर। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल रखना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इसमें इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। नागमणि ने नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर दिया। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागमणि प्रोफेसर ने ऐसा कहा। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ आका, मैं आपका गुलाम हूँ। नागराज जैसे नागमणि प्रोफेसर बोलता था वैसे ही करने लगा। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों से जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे, और एक दिन तुम्हें स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर लोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी अपने मस्तिष्क में जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल देना चाहिए। ऐसा बाबा गोरखनाथ ने अपने मन में विचार किया, और गोरखनाथ ने योग विद्याओं से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और पिरोया गया कैप्सूल नष्ट कर दिया। यही है वह कैप्सूल। जब नागराज होश में आया, अब तुम ठीक हो? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत तरोताजा, जैसे कोई बोझ हट गया हो। नागराज ने ऐसा कहा। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं, नागराज ने कहा। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया से आतंकवादी गिरोह का सफाया कर दूंगा। मैं इन गिरोह के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। ये सही रास्ते पर आ गया। आपके चमत्कारी शिकांगी नेबले ने मुझे घेर लिया था। अगर ये देवता तुल्य नेबला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। नागराज ने बाबा गोरखनाथ के चरण स्पर्श किए। काला नेबला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। ये नेबला वशीकरण शक्ति का स्वामी माना जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। ये नेबला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था, और जब से सिकांगी उसके पास था वह रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे सिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुराकर भाग रहे हो, और किस रास्ते से भाग रहे हो। जाओ, शिकांगी की कृपा से तुम आज़ाद हो गए। और बाबा गोरखनाथ उस नागराज को आज़ाद कर देते हैं। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आप सचमुच देवता हैं। न जाने मुझसे कितने अपराध होते, और न जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े, तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है बच्चे तुम्हारे साथ। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था, और वह आतंकवादी गिरोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। अब देखना ये है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई, और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। तो ये कहानी थी अब तक की, कि नागराज ने मूर्ति कबीले वालों को वापस कर दी थी, और वह आगे के अपने सफर पर निकल पड़ा। नागराज की नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल कॉमिको अड्डा में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक और सनसनीखेज कॉमिक्स देखने के लिए। धन्यवाद।